आप सर्व करने जा रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो उन रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने ये सारा कंप्लायंस जो है वो पूरा करना है। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि सिर्फ प्रोडक्ट बना लेने से जो है ना अब इनफ नहीं है। कंप्लायंस अब मेन हमारा जो है ना वो कंपल्शन है। और उसकी वो अब पहले पास्ट में ईज़ी था, लेकिन अब जो है ना वो डे बाय डे काफ़ी टफ और डिफ़िकल्ट हो गया है। तो आपने सिर्फ यही काफ़ी नहीं है आपके लिए कि जी आपको प्रोडक्ट का नॉलेज हो या एक्सपोर्ट। अब ये देखें पिछले दिनों में यानी ये अमेज़न ने, अलीबाबा ने ये भी कंपल्सरी कर दिया है कि अगर आपने अमेज़न के थ्रू सेल करना है या अलीबाबा के थ्रू सेल करना है, तो आप जो है वो ये कंप्लायंस पूरा करेंगे। तो पहले जो है पास्ट में ऐसे ही था, ऑनलाइन सेलिंग हो रही थी, कोई भी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने भी कंपल्शन रख दी है कि जी आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो उसके लिए बजट भी रिक्वायर्ड है, ट्रेन्ड लोग भी रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आप जस्ट ये समझते हैं कि जी प्रोडक्ट बना लेने से या प्रोडक्ट की सेलिंग टेक्निक आ जाने से जो है वो आप सक्सेसफुल हो सकेंगे, तो अब ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको कंप्लायंस को, सर्टिफिकेशन को समझना, जो टारगेट मार्केट है उसकी लीगल रिक्वायरमेंट को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये कंपल्सरी कर दिया है कि अगर आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है तो हमारी जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी रजिस्टर होना है। तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी ज़रा रिक्वायर्ड है। जैसे ये एफडीए अमेरिका का है, इसी तरह जो है वो आपका एसएफडीए है सऊदीया का है, सीएफडीए है चाइना का है, टीएफडीए है तंजानिया का है। तो ये फूड एंड ड्रग एसोसिएशन जो यूएसए का था उसी पैटर्न पे डिफरेंट कंट्रीज ने अपने जो है ना वो डिपार्टमेंट बना दिए हैं, जो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आ रहा है वो प्रोडक्ट हमारी जो पब्लिक है उसके लिए कोई यानी कि नुकसानदेह तो नहीं है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पास में ये रहा कि ये तो सिर्फ जो है ना वो जस्ट अपनी अर्निंग के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये जो भी स्टैंडर्ड बनते हैं वो बेसिकली ह्यूमन वेलफेयर के लिए बनते हैं। कि देखिए अगर एक यहाँ पर जो है वो, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम शायद इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है जो है वो मटेरियल के बारे में। तो लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो कि ह्यूमन के लिए डेंजरस हैं। तो लेकिन हम हमारे यहाँ पे कोई टेस्टिंग लैब नहीं है, कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यानी ये चीज़ इंश्योर करना है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए जो भी वो सर्टिफिकेशन चाह रहा है हमें उसके बारे में नो हाउ हो। और पहले ये था कि जी के जस्ट कोई कंसल्टेंट आप हायर कर लेते थे या सर्टिफिकेशन बॉडी के लोग अवेलेबल थे। तो लेकिन अब जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जब तक आपको खुद प्रॉपर नॉलेज नहीं है, खुद आपको नो हाउ नहीं है, तो आप जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि जैसे अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है और आप उसके ओनर हैं, तो आप जो है वो कोई मीटिंग पे जाते हैं और वहाँ पर आपसे ये कंप्लायंस से रिलेटेड क्वेश्चनिंग होती है, तो आपके पास आंसर नहीं है, तो फिर वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकेगी। तो और अगर आपने हायरिंग भी करनी है अपनी वर्क फोर्स में और आपको पता नहीं जी क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप सही बंदा हायर भी नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब आपके लिए उतना ही सीखना अहम है जितना ये आपके लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की टर्मिनोलॉजी और इसके स्किल्स जो है वो ज़रूरी हैं। तो इसमें जो है वो अभी हमने ये मोस्टली जो स्टैंडर्ड्स बात मैंने आपके साथ की है वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इंटरनेशनल हैं, जो पाकिस्तान ने नहीं बनाए। लेकिन हमने अभी इनिशिएटिव लिया और एक नया स्टैंडर्ड बनाया है। वो बेसिकली स्टैंडर्ड है रिसर्च मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है R&D का, उसको हम कह रहे हैं कि आप चेंज करें, रिप्लेस करें रिसर्च मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। तो जो रिसर्च मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट ये है कि जो भी आपके मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं उसमें आप रिसर्च को एक बेसिक एलिमेंट के तौर पे यूज़ करें। नॉर्मली हमने ये देखा है कि जो रिसर्च वैसे इंडस्ट्री में हो नहीं रही, वहाँ पे प्रॉपर डिपार्टमेंट्स नहीं है। जहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं भी, वहाँ पर भी जो रिसर्च है वो सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड है। लेकिन रिसर्च का को आप अदर जो बिजनेस डिसीजंस हैं उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो रिसर्च है उसको लिंक किया हमने मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, और जो डेवलपमेंट है उसको हमने लिंक किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। कि जो भी आपकी डेवलपमेंट हो वो जस्ट क्विक फिक्स ना हो कि आपने कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम आई है उसका जल्दी से सॉल्यूशन जो है वो दे दी है,
और जो उसका सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एवेल्यूएट नहीं किया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मुराद ये है कि जो भी आप जो है वो डेवलपमेंट करें वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, सोशल फ्रेंडली हो और इकोनॉमिक फ्रेंडली हो, कि उससे इन्वायरमेंट भी आपका डिस्टर्ब ना हो रहा हो, जो आपका सोशल सेटअप है, सोशल वैल्यूज़ हैं वो भी, या जो ह्यूमन बीइंग है वो भी ना डिस्टर्ब हो रहा हो, और आप का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो भी मेंटेन रहे। तो हम जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जी कि आपने जो डेवलपमेंट करनी है उसका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो सस्टेनेबल हो, क्योंकि पास्ट में जो भी कंसेप्ट है वो आपने देखा है कि R&D ही मोस्टली जगहों पर जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। लेकिन अभी हम इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप ये नया स्टैंडर्ड है, इसको जो है वो अडॉप्ट करें, ताकि ताकि आपकी कंपनी के जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉपर्ली जो है वो उनके ऊपर रिसर्च हो सके और उसको आप मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ लिंक करें। कि मैनेजमेंट जैसे रिसर्च किया है तो मैंने बात की जी ये प्रोडक्ट की हद तक लिमिटेड है, लेकिन अगर रिसर्च को आप ह्यूमन रिसोर्सेज में यूज़ करें, कि जो आपने लोग सेलेक्ट करने हैं, जो आपने उनकी ट्रेनिंग करनी है, तो उसके लिए कोई बाकायदा आपने रिसर्च करने के बाद जो है वो सिस्टम डेवलप किए हों, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसी तरह जैसे आप एक्सपोर्ट में जो है वो जो कस्टमर हंटिंग की बात करते हैं, या आप जो है वो डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करने से पहले अगर आप प्रॉपरली रिसर्च करें और उसको अपनी डिसीजन मेकिंग में जो है ना वो लेकर आएँ, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बजाय इसके कि आप जो है वो जस्ट किसी को जस्ट यानी कि फॉलो करते हुए आपने कहा जी वो उसको ऐसे सक्सेस मिली है तो हमें भी मिल जाएगी। तो वो रिसर्च को सीखना, समझना और उसको अपने डे बाय डे बिज़नेसेस में यूज़ करना बहुत अहम है। और जो आप डेवलपमेंट करें, उसमें आपने ये भी देखना है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, आपने ये भी देखना है कि ये सोशली जो है वो एक्सेप्टेबल है, और आपने ये भी देखना है कि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट है। तो जितने भी स्टैंडर्ड्स की बात की है, तो उनमें बेसिकली इन्हीं चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो अगर उसमें एक और तरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं या सर्टिफिकेशंस आपको मार्केट में रिक्वायर्ड होते हैं, वो है सोशल सर्टिफिकेशन करेगा। तो दूसरी या तीसरा उसका क्वेश्चन यही होगा कि आप इन स्टैंडर्ड्स पे कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो फिर अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो वहाँ पर आप उसको आंसर नहीं कर सकेंगे। तो जो बहुत बड़ा चैलेंज है अभी जो है ये कंप्लायंस और सर्टिफिकेशंस है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जैसे मसलन हमारा जो है वो मेडिकल डिवाइसेस सर्जिकल का बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और पास में वो बड़े यंग लोग उसमें इजीली एंटर हो रहे थे। लेकिन अब जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कि क्योंकि एमडीआर के जो कॉस्ट है वो करोड़ों रुपए में है, और वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं कर सकती। और उसके लिए जो लैब्स हैं जहाँ से ये टेस्ट होने हैं, कोई भी लैब अभी पाकिस्तान में नहीं है। तो अभी इस पे चैम्बर भी नहीं कुछ भी कर पाया, कि जिस तरह इन्होंने एयरपोर्ट बना लिया या और चीज़ें बना ली, तो अगर वो कोई लैब भी बना लें तो फिर एटलीस्ट जो टेस्टिंग वाला प्रोसेस है वो जो है वो पाकिस्तान में हो जाए, तो कॉस्ट कुछ सेव हो जाएगी। तो आने वाले जो है दिनों में ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है, खासतौर पर मेडिकल डिवाइसेस के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, कि हम जो है वो जितनी कॉस्ट है या जिस लेवल पे हम प्रिपेयर्ड हैं, इस प्रिपेयर्डनेस के साथ शायद बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे यूरोप को एक्सपोर्ट करने में या ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट को एक्सपोर्ट करने में। तो इसलिए हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे आपको कि आप इस पे जितना भी सीखें, जितना भी जो है वो नॉलेज गेन कर सकें, वो कम है। क्योंकि एक जब आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी ना, अगर आपने एक सर्टिफिकेशन करवा ली, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो अगर आपकी वो स्ट्रेंथ बन जाएगी, तो आप उसी सर्टिफिकेशन की बेसिस पर बेशुमार कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं बनती, वो सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं है, तो फिर कस्टमर जितने ज़्यादा हों, लेकिन वो कोई भी कस्टमर आपका कस्टमर नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट कमोबेश ये बेसिक सर्टिफिकेशंस हैं। इसमें एज़ अ न्यू एंटरप्रेन्योर ये कैसे इसको लर्न कर सकते हैं? ऑनलाइन क्या डाटा अवेलेबल है कुछ वेबसाइट्स पे? हाँ जी, जैसे यूट्यूब अभी एक अच्छा लर्निंग का रिसोर्स है। तो उधर आप जो भी स्टैंडर्ड्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं, तो उधर आप जाकर वीडियोज़ देख सकते हैं, या जो है कुछ फ्री कोर्सेज़ भी आते रहते हैं, डिफरेंट जो साइट्स पर हैं, उनको आप गूगल करें, वहाँ पर आपको काफ़ी सारा मटीरियल मिल जाएगा। यानी कि आज के दौर में सीखना मुश्किल नहीं है। या इसकी कोई प्रॉपर अभी कोई
अकेडमी इसमें जो है वो बाकायदा कोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ट्रेनिंग कुछ लोग करवाना चाहते हैं। उसमें बेसिकली जो है ना वो लीडर लीडर के कोर्सेज होते हैं, जो 5 डे कोर्स होता है, और उसके बाद आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसमें आपको सारा बताया जाता है क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आपने ऑडिट करना है, कैसे आपने जो है वो रिपोर्ट राइटिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किए हैं कोर्सेज। ये ISO 9000 का, 14000 का, 45000 का, ISO 27000 का और ISO 5001 का। तो इसको अगर आप करना चाहें तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। और इसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये नया फील्ड है, नया तो नहीं है, लेकिन अभी इसमें जो लोग हैं वो कम है, क्योंकि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं ना इंडस्ट्री की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गिनती के चंद एक लोग हैं। तो अगर आप इस फील्ड को अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, तो ये भी आपका एक अच्छा करियर बन सकता है। और साथ फिर आप अपनी भी जो एक्सपोर्ट है उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आप अपने जो दोस्त हैं या वैसे मार्केट में भी आप ये सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि अब डे बाय डे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड्स की बढ़ती जा रही हैं। और इसके बगैर अब यानी आप इस तरह से तसव्वुर करें कि अगर आपने कैंट में जाना है और आपने बड़े सूटेड बूटेड हैं, आपके पास बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन जो है वो और आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो आपको वो जितना मर्ज़ी आप एफर्ट कर लें, आपको वो कैंट में नहीं दाखिल होने देंगे। तो इसी तरह अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, आपकी बड़ी अच्छी फैक्ट्री है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पास पास सर्टिफिकेशंस नहीं है, वो आपको कभी भी काम नहीं देंगे। रीज़न ये है कि उनके ऊपर भी बाइंडिंग्स हैं। उनकी जो गवर्नमेंट है वो उन्हें अलाउ नहीं करती कि आप किसी ऐसे बंदे से परचेज़ करें जो कंप्लाई नहीं कर रहा। तो इसलिए यानी आपका बाहर के साथ जितना मर्ज़ी अच्छा रिलेशन है, या इवन कुछ लोगों के जो है दोस्त बाहर बैठे हुए हैं, भाई बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन मजबूरी उनकी ये है कि जब वो लोग जो रिक्वायरमेंट्स हैं कंप्लायंस की वो नहीं पूरी करते, तो वो फिर जो है वो दोस्त या भाई भी जो बेबस हो जाता है। वो कहते हैं नहीं, जो इसको मैंने आगे सेल करना है, या यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना वो मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं सर्टिफिकेशन के बाहर सेल कर सकूँ। तो इसमें आप जो है वो अब समझिए कि अगर आपने एक्सपोर्ट को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, तो कंप्लायंस को समझना और कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट पूरी करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ आपके साथ जनरल शेयरिंग थी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हम उस पे डिटेल से बात कर सकते हैं। कोर्स के हवाले से आप ज़रा बताइए। ये कोर्स जो है 5 डेज़ का कोर्स है, ठीक है? और ये 4 दिन जो है वो ऑनलाइन है, 5वें दिन आपने एग्ज़ाम देना है। वो फिज़िकली एग्ज़ाम के लिए आपको आना पड़ेगा, बाकी जो है वो ऑनलाइन है। तो इसकी जो है 35,000 जो है ना वो फ़ी है। तो आप जो भी स्टैंडर्ड पे करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो लेकिन करियर है इसमें कोई बंदा करता है उसके बाद वो कंपनी उसको रिकमेंड करेगी हाँ जी, मुख्तलिफ जो है ना वो एज अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, सर्टिफिकेशन बॉडी को जॉइन कर सकते हैं। फिर जो है वो अपने काम में भी आपके लिए एज़ ए ट्रेनर आप जो तो ये काफ़ी जो है ना इसमें पोटेंशियल है। तो ये चूँकि अभी जैसे मसलन आम चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये थोड़ा एक ऐसा फ़ील्ड है जिसमें अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। लोग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं और जब मसलन आपने एक्सपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिज़नेस करना है, तो अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा, तो तब आप ज़ाहिर है इसमें सक्सेसफुल नहीं हैं। तो इसलिए अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी कॉम्पिटेंसी को एनहांस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ये इन्वेस्ट करना अपने ऊपर ज़रूरी है। तो आप जितना इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है ना वो आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा, और आपकी जो ग्रोथ है वो भी बेहतर होती जाएगी। तो अगर जो है वो नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है वो फिर यानी जैसे मैंने ये हेलमेट वाली एग्ज़ाम्पल दी, तो अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन वो अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए नहीं होंगी। तो जैसे ही आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है ना वो मैचिंग हो जाएगी, तो फिर अपॉर्च्युनिटीज़ बेशुमार आ रही होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आ रही होती हैं। कि लोकल जो कंपनीज़ हैं वो भी जो है वो उनको कंसल्टेंट भी चाहिए, सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को ऑडिटर चाहिए, इसी तरह जो ट्रेनिंग कंपनीज़ हैं उनको ट्रेनर्स चाहिए। तो इन तीनों फ़ील्ड्स को आप जो है वो जॉइन कर सकते हैं, और अपनी कंपनी को भी अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं, जिसमें आप यानी अगर जॉब कर रहे हैं या कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक काफ़ी यानी वसी फ़ील्ड है। ये देखें ना, अभी हमने प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन की बात की है, ये स्टैंडर्ड डिफरेंट स्टैंडर्ड ISO की बात की है, फिर सोशल की बात की है, फिर अभी ये इसमें टेक्निकल फाइल्स जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन है ना,
उसमें एक रिक्वायरमेंट टेक्निकल फाइल्स बनाना। वो आप जिस समय टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ कि जी कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ, कौन से प्रोसेसेस हुए, कहाँ का आपने इसको चेक किया, कौन से जो यूरोप के डायरेक्टिव्स हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल हैं, तो वो समझने के लिए भी ज़रा आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो वो अब यानी जितनी फैक्ट्रीज हैं, अब ये तो नहीं होगा कि जी कि ये लोग काम छोड़ दें, हर एक बंदा एफर्ट करेगा कि जी हम किसी ना किसी तरह से इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। तो वो ज़ाहिर उन्हें फिर प्रोफेशनल रिक्वायर्ड है। तो जितने लोग इसमें आते जाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है ना वो उनके लिए भी आसानी होती जाएगी, और जो लोग आएंगे उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको प्लान कर सकते हैं, सीखें, आगे बढ़ें, और जो है वो पैसे कमाएं, सर्विसेज दें लोगों को। इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। या मैंने आज के तक 20 साल मुझे इस कैरियर के साथ मुंसलिक हुए हो गए, मैंने आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जो ये कंसल्टेंसी की फील्ड में या सर्टिफिकेशन की फील्ड में हो और वो फारिग हो। यानी सारे जो है लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और क्लाइंट से वो विन करते जा रहे हैं। देखिए, कभी पुलिस का हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी सर्टिफिकेशन लेगी, लेकिन मुझे याद है कोविड के दिन थे, यानी कि कोविड में इंडस्ट्री बंद थी, लेकिन हमने उनके साथ काम किया और कम से कम जो है वो 17-18 उनके जो यूनिट है वो सर्टिफाइड किए। या थाने का क्या कंसेप्ट है कि थाना ISO सर्टिफाइड हो, या जेल का क्या कंसेप्ट है यहाँ सर्टिफाइड, या ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, या ये डॉल्फिन वाले, शायद आप लाहौर कभी गए हो तो डॉल्फिन वाले जो उनको उनको हमने सर्टिफाइड किया, और जेल को सर्टिफाइड किया। इस नहीं, उनका हमने बताया जी, उनका हमने जो था ना कि जो लोग मुलाकात के लिए आते हैं या जो उनका एडमिन ब्लॉक है उनको हमने सर्टिफिकेशन दी। बाकी जो जहाँ पे वो कैदी वगैरह होते हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हाँ उनको भी सर्टिफाइड करें, लेकिन वो हमने माजत कर ली, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। इसी तरह ये सियालकोट जहाँ पे रजिस्ट्रीज होती हैं उसको हमने सर्टिफाइड किया। लेकिन फैसलाबाद में उन्होंने हमें रजिस्ट्री ब्रांच दिखाई, लेकिन वो चूँकि नहीं थी हमारी रिक्वायरमेंट, हमने फिर नहीं कर सके, उसे नहीं किया। तो जो ज़ाहिर एक लेवल पे चीज़ें हों वो फिर जो है वो सर्टिफाइड हो सकती हैं, जो इससे बिलो हों वो फिर सर्टिफाइड नहीं होती। और जब भी हमने ये खिदमत मरकज़ किया है, सियालकोट खिदमत मरकज़ का, तो बाद में हम लोगों के व्यूज़ देखे, तो वो इतना ज़्यादा चेंज था। लोग जब आए थे ना उधर विजिटर्स अपना ये लाइसेंस वगैरह बनवाने के लिए, वो कहते हैं हमें यकीन ही नहीं आता कि ये पाकिस्तान है। और सारा हमने जो सब बैंकों वाला सिस्टम है जी कि आपने आना है, टोकन लेना है, अपनी बारी का इंतजार करना है, सारे नंबरिंग वगैरह डिस्प्ले हो रहे हैं, तो वो सारा हमने करा दिया। तो ये यानी जो है वो ये सर्टिफिकेशन से फिर जो है वो काफ़ी चीज़ें इन्हांस होती हैं। सर इसमें आप जरा अपनी कंपनी का कुछ और हाँ, ये हमारी जो है बेसिकली जो है रॉयल सर्ट के नाम से कंपनी है, जो जर्मन कंपनी है, और हाँ ये 34 कंट्रीज में काम करी है। 2010 में हमने इसके ऑपरेशन स्टार्ट की थी, और अब हमारे पास जो है वो तमाम जो पाकिस्तान के रीजन्स हैं उनमें हमारे पास क्लाइंट्स हैं। इंटरनेशनल जी, मतलब इंटरनेशनल भी हम काम कर इंटरनेशनल काम कर सकते हैं। यानी ये जर्मनी कंपनी है, लेकिन पाकिस्तान ऑफिस उन्होंने हमें दिया हुआ है। मैं एज ए कंट्री मैनेजर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इधर। तो इधर यानी जो भी सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में होगी ना, कंपनी उससे होगी, रॉयल सर्ट से होगी, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो हमारा यूज़ होगा। तो इसकी जो फी वगैरह जैसे आप खिदमत मरकज बता रहे हैं, ये आपको सबमिट करवाई या उधर ये नहीं, यहाँ पे चूंकि इनका अकाउंट वाला है, यानी हम उनको रिप्रेजेंट करें, तो आपने ये फीस हमें सबमिट करवानी है। और इसकी जो प्राइसेस हैं वो यानी 50,000 से लेकर कोई 1.5 लाख की रेंज में है सर्टिफिकेट की। ये यानी कि एक सर्टिफिकेट आपने जो लेना है ना उसकी ये प्राइस है। ये जो सर्जिकल का रिलेटेड उसका प्राइस के बारे में बता देंगे। उसमें हाँ जी, उसमें जो है वो अलग-अलग प्रोडक्ट का आपको करवाना पड़ेगा। हाँ, वो सारे जो है ना वो अलग-अलग फैमिलीज़ उन्हें हम बोलते हैं। जैसे सीज़र एक फैमिली है, जो आपकी फॉरसेप्स है दूसरी फैमिली है। इस तरह स्टेटिंग फॉरसेप्स डेंटल वो फैमिलीज़ में आपको, हाँ जी, तो वो आपको जो है फैमिलीज़ में करानी पड़ेगी। फिर उधर जो मटीरियल इस्तेमाल होगा उसकी टेस्टिंग है, फिर जो प्रोडक्ट है उसकी टेस्टिंग है। हम तो बनाते नहीं ऐसा हम उसको लाया जो बनाते हैं उनके लिए वो चीज़ ज़रूरी है तो जब उसको लाया नहीं, लेकिन आप अपने नाम से सेल करेंगे ना, अपने नाम से एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्वालिटी नहीं होती इसमें तो फिर वो फिर ज़ाहिर है नहीं आप कि हाँ, नहीं बिकेगी नहीं, आपसे कोई लेगा नहीं, क्योंकि वो सप्लायर बैक एंड पर है। जब आपने चीज़ अपने नाम से सेल करनी है तो टोटल ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि उसका नाम तो कहीं नहीं यूज़ हो रहा। आपने तो उसे जो उसे आपने कहा कि ये बना दो, उसने बना लिया, आपने चेक किया, आपने ओके किया,
तब आगे आपका नाम चलना है। तो अगर आप सप्लायर भी हैं तो तब भी आपके लिए ये कंपलसरी है। हर कस्टमर से डिमांड नहीं करता, मैं भी काम कर रहा हूँ ना, उसने बच्चों अभी तक कोई डिमांड नहीं की, कह रहा जब ज़्यादा ऑर्डर दूंगा ना उसके लिए हाँ, मैं भी थोड़े थोड़े में जो है निकल जाता है, लेकिन जब बिजनेस के तौर पे करना है तो फिर रिक्वायरमेंट पूरी करनी जरूरी है। यानी कि कोरियर के थ्रू आप भेजें तो वो निकल जाता है, लेकिन कई दफ़ा कोरियर जो है ना वो रोक भी लेते हैं। सर्जिकल नाम लिखेंगे तो वो हाँ, फिर ये जरूरी है। हैंड टूल अगर आप लिखेंगे ना, जैसे मसलन शॉर्टकट है जी जी, तो हैंड टूल निकल जाता है, लेकिन कई आप कई प्रोडक्ट दफ़ा नेम लिखेंगे उसके लिए अगर आप मेडिकल डिवाइसेस लिखेंगे तब जो है ना वो कस्टम वाले रोक लेंगे। इस वो नहीं हैंड टूल आएगा। में जो है ना वो निकल जाता है, कोरियर के प्रोडक्ट थ्रू नेम अगर आप लिखेंगे। भेजेंगे तो। लेकिन अगर आप प्रॉपर कार्गो करते हैं तो तब जो है ना वो फिर नहीं निकलेगा। तो इसलिए और कई दफ़ा ये होता है कि शिपमेंट्स लोगों की रिटेन हो जाती हैं तो नहीं निकलती। अब यहाँ वो वापस मंगवाएं, यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। तो वो रिक्वायरमेंट पूरी करना, जिस भी बिजनेस में आप हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट को समझना और पूरी करना जो है वो ज़रूरी है। सर्जिकल भी जरूरी है। ये असल में रिस्की आइटम है ना, और हमारा जो थोड़ा सा काम का पास्ट में रहा तरीकाकार वो सही नहीं रहा। ये मैंने जो है वो ये इधर प्रैक्टिसेस उस तरह की हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। क्योंकि मुझे जो है ना वो बेल्जियम जाने का मौका मिला है, फ्रांस जाने का मौका मिला है, तो वो हर एक चीज़ को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से साफ-सुथरे अंदाज में करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने सर्जिकल की फैक्ट्रीज़ देखी हैं, वो आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि क्या सिस्टम है, क्या जो है। कौन है साल में हाँ, इस तरह की फैक्ट्रीज़ हैं जो अच्छी फैक्ट्रीज़ हैं, लेकिन जो मटीरियल है, वो मटीरियल मुझे यानी कि ये आइडिया है कि मटीरियल जो मेडिकल ग्रेड का है या वो सही मटीरियल है, उसके ऊपर जो है हमारी ग्रिप बहुत वीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है फर्नेसेस वगैरह भी, तो वहाँ पर जो है ना वो जो है वो चीज़ें उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। लैब का कंसेप्ट है ही नहीं है कि अब जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्वालिटी नहीं है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 410 है, 416 है, J2 है, को पूरा करने के लिए पूरा म्यार चाहिए। और यानी हम मसलन आप जैसे सप्लायर हैं या और मोस्टली लोग सप्लायर हैं, तो उनको क्या पता कि जी कि ये कौन सा ग्रेड इस्तेमाल हुआ, मेडिकल ग्रेड है भी कि नहीं है। मैचिंग करते हैं साथ वो ये चीज। हाँ, और जब वो यूज़ होती है, जब वो कहीं पे अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा बीमार है, तो वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो अगर सही नहीं है तो वो तो बेचारे के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यह है कि एक दफ़ा मैं फ्रांस गया, तो एक दोस्त उनके साथ गया, उनका बहुत बड़ा ब्रांड के साथ काम था। तो उन्होंने बताया, जो ब्रांड हमें बता रहा था कि जी एक दफ़ा जो है वो एक सर्जन था, तो उसने ये जो फॉर्सेप है इससे वेन पकड़ी तो उसने वेन काट दी। अब ज़ाहिर है आपको पता है कि जो हार्डनेस है, सीजर की हार्डनेस और है, उसकी और है, मटेरियल का फ़र्क है। तो अब हमारे पास तो मैकेनिज्म ही कोई नहीं ना कि हम देख सकें ये सही मटेरियल हुआ है कि नहीं हुआ। सिंक, हाँ जी, हाँ, क्लियर करके, हाँ जी, हाँ जी। और जो ये बिल्कुल, हाँ जी, लॉन्ग जन, और इसी तरह जो क्रोमियम का इशू है, तो जो है वो फिर एफटीए में आप अगर करते हैं तो वो क्रोम की एक उन्होंने रेंज दी है, उससे अगर कम होगा तो हाँ जी, तो वो फिर वो एफडीए चेक करता है। तो अब यहाँ पर तो हमारे पास मैकेनिज्म है ही कोई नहीं है। हाँ, लेकिन वो सारी चीज़ें, बात ये है कि वो सारी चीज़ें पूरी करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आपको जो ना वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड है, टेस्टिंग की फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है। इवन आपके पास अगर क्वालिटी का डिपार्टमेंट है भी है सर, तो जब तक आप टेस्ट नहीं करते तो आपको क्या पता चलता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो उसमें सिमटल ली, हाँ, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली एक्रेडिटेड नहीं है। तो अभी यही जो चैलेंज है सर्जिकल इंडस्ट्री के लिए खासतौर पर, वो लैब्स हैं, और ये इनकी जो सर्टिफिकेशन की कॉस्ट है जैसे एमडीआर की है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो उस पे सबको ज़रा चैम्बर को भी मिल के एफर्ट करनी चाहिए। एटलीस्ट जो है वो जो लोग एयरपोर्ट बना सकते हैं उनके लिए लैब बनाना तो मुश्किल नहीं है। और पाकिस्तान स्टील जो है ये कराची में जो ना, कराची में यानी वो भी हमारा क्लाइंट है, तो वो बंद हो गई। तो अगर उसी के साथ कुछ ऐसी कोलैबोरेशन कर लेते कि जी वो मेडिकल ग्रेड का जो है वो स्टील बनाए और स्टील ये इंस्ट्रूमेंट में यूज़ हो, तो वो एक अच्छा सोल्यूशन था। या इवन इधर भी कोई यानी स्टील मिल लगाना कलेक्टिवली अगर एफर्ट करें तो लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन शायद इस तरफ अभी यानी कि ध्यान नहीं किया या इतनी वेटेज नहीं देते। लेकिन आने वाला दौर जो मेडिकल डिवाइसेस है वो काफ़ी उसके लिए मुश्किल है। और सेम अदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी इस तरह के चैलेंजेस हैं कि पहले आप जो है ना वो
विदाउट एनी सर्टिफिकेशन जो है वो एक्सपोर्ट कर लेते थे। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो है वो ये लेदर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन आ गई हैं, टेक्सटाइल पे भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। स्पोर्ट्स ये इसमें 14,000 है, 9,000 है, फिर वो ओकोटेक मांगते हैं, सी मांगते हैं। तो ये अगर आप जो है वो स्टार्ट में आप ISO 9000 करवा लें, ताकि एटलीस्ट उन्हें ये हो कि जी कंपनी एग्जिस्ट करती है। बाकी फिर जिस कस्टमर के साथ आप बात, ये आप 9000 और 134 सी मार्किंग क्लास 1 करवा लें, वो इकोनॉमिकल है, वो तकरीबन यानी कि 50,000 पर सर्टिफिकेट है। तो वो प्रोडक्ट की जो है ना, तो उसमें नहीं, जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना, जैसे ISO 9000 है, 14,000 है, वो आपका जो है ना वो एक पूरी फैक्ट्री के लिए, लेकिन जो CE मार्किंग है उसके लिए जो है ना वो हाँ आउटलेट के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से, तो अगर आप स्पोर्ट्स गुड्स का करना चाह रहे हैं तो स्पोर्ट्स गुड्स में आपके लिए जो है ना वो ISO 9000 और CE मार्किंग ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वक्त के साथ साथ जो इस रीजन में आप काम कर रहे होंगे, जिस कंट्री में आप काम कर रहे होंगे, उधर की रिक्वायरमेंट को आपने समझना है। फिर डिफरेंट ब्रांच की रिक्वायरमेंट है। इसमें एक सवाल ये, जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे आप बता रहे हैं प्रोडक्ट में सी मार्किंग है, जी जी। एक बंदा प्रोडक्ट का सी मार्किंग करता है लेकिन वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता, तो उस पर क्या आगे मसाइल पैदा हो सकते हैं? उस प्रोडक्ट उसकी जो SOPs है उसके मुताबिक नहीं बना के भेजता, तो मार्केट में उसके ऊपर क्या कोई मामला हो? जो है वो अगर नहीं बनाता तो वो पेनल्टी उसे पड़ेगी। अगर कहीं पे जो है ना वो चेक होगा तो जिस ग्लव्स है सेफ्टी के सही पॉइंट है, से फायर फायर के लिए यूज किए सही जाते है, हैं, लेकिन जब जो यूज हो रहे हैं उसमें वो फायर वाला एलिमेंट नहीं है, वो लग जाती है आग, मतलब वो डेंजरस है उसके यूज सही है। के लिए। तो एक तो वो मैन्युफैक्चरर को पेनल्टी पड़ेगी, दूसरा उसकी जो लैब है जिसने वो सर्टिफाई किया उसको पेनल्टी पड़ेगी। पेनल्टी एक फाइन उनको कर देंगे, फाइन कर देंगे, लिटिगेशन में चले जाएंगे जी कि इस कंपनी का ये प्रोडक्ट था और ये इन्होंने यानी स्टैंडर्ड मेंशन किया हुआ था लेकिन ये फुलफिल नहीं किया। हाँ जी, प्रोटेक्टिव गियर है ये प्रोटेक्शन नहीं अगर दे नहीं दे, तो वो उनको पेनल्टी जो है ना, क्योंकि जो लैब्स है ना वो एक तो बड़ी हाई लेवल की लैब्स हैं और दूसरा अगर वो नहीं पूरी होती तो फिर उनको उनको लाइसेंस जो है कैंसिल कर देते हैं। तो ये जो है ना उसके लिए ज़रूरी है कि लैब्स भी बहुत कॉन्शियस हैं इसके बारे में। वो बाकायदा आपके जो प्रोडक्ट हैं वो मंगवाती हैं, उसके ऊपर टेस्ट करती हैं। कई दफ़ा प्रोडक्ट जो टेस्ट में पास होता है, कई दफ़ा नहीं होता। तो इसके लेवल्स हैं जो है ना, इसमें जो कम रिस्क वाली प्रोडक्ट है वो लेवल 1 में आती हैं कि जो जस्ट आपने कोई चीज़ है उस वो किसी रिस्क को नहीं कवर कर रही, जैसे आपने आर्म ग्लव्स पहना और जस्ट आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्लास 1 में आएगा। जहाँ पर रिस्क बढ़ता जाएगा क्लास भी हाई होती जाएगी। जो थोड़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन वाली चीज़ें हैं वो क्लास 2 में आएंगी और जो हाई रिस्क वाली हैं वो क्लास 3 में आएंगी। तो इस तरह से आपने, जैसे सर वो बता रहे हैं जी कि एक जो है वो आपने यूज़ करना है फायर फाइटिंग के लिए कोई इक्विपमेंट, तो वो अब अगर वो इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर रहा वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है फाइटर के लिए। तो वो फिर आपको क्लास 3 में, और उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वो क्लास 1 में आ जाएंगी। क्लास 1 जो है वो इकोनॉमिकल है और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा उसकी क्लास भी हाई होती जाएगी, टेस्टिंग ज़्यादा इन्वॉल्व होती जाएगी और जो फिर जो नोटिफाइड बॉडीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स भी टफ होती जाएंगी और वो फिर आपको प्रॉपरली जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद जो है ना वो फिर सर्टिफिकेशन मिलेगी। सर्टिफिकेट कैसे मिलते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट लेके जानी पड़ती है लैब में? ये जो है ज़ाहिर है, हाँ जी, इसमें जो है वो चूँकि लैब्स मोस्टली जो बाहर हैं तो आपको वो शिप करनी पड़ती है। पहले आप उनको बताते हैं कि जी ये हमारी जो है प्रोडक्ट है, तो वो आपको टेस्ट डिफाइन करते हैं, ये टेस्ट इसको हम करेंगे। जैसे फीफा अगर आपने किसी करवाना तो आपको यूरिक स्विट्जरलैंड में जा सकते हाँ जी, उधर जो है ना भेजना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो है ना वो एक्रीडेटेड लैब्स नहीं है, तो वो आपको जो है ना वो बाहर भेजनी पड़ेंगी। और ये भी एक, हाँ जी, वीक पॉइंट है, टेस्टिंग बाहर से करवानी पड़ती है। अगर हमारे इधर टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो तो हम इजीली इनको जो है रजिस्टर करवा लें और मतलब अपनी हाँ, उसके बाद अगर आप कोई अमेंडमेंट करते हैं उस प्रोडक्ट में तो तब आपको दोबारा कराना पड़ेगा। 2-3 साल बाद जी कस्टमर रिव्यू होता है तो वो तब आपको करवाना पड़ता है, या आप जो है कोई नया प्रोडक्ट उसमें ऐड करते हैं तो तब जो कराना पड़ेगा।
तो वो सारा जो है ना वो फिर उसकी बकाया टेक्निकल फाइल्स बनती हैं, आपके सैंपल्स वहाँ पे जाते हैं, उनके ऊपर टेस्ट होते हैं, और टेस्ट अगर पास हो जाए तो फिर आपको वो जो है ना टेस्ट की रिपोर्ट्स भी मिलती हैं और साथ वो सर्टिफिकेट भी मिल जाता और है, इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना, उसकी प्रोडक्ट प्राइस बड़ी अच्छी मिलती है। अच्छी मिल जो जाती हैं। टेस्टेड प्रोडक्ट्स है ना, जैसे फीफा फ्रूट अगर आप लगाते हैं अपने फुटबॉल से, तो नॉर्मली वो उसमें प्रॉफिट मार्जिन वो सारी चीज़ें बड़ी इम्प्रूव होती हैं। इम्प्रूव हो जाती हैं। तो ये एक बेनिफिट है कि अगर आप यानी ये सर्टिफिकेशंस करवाते हैं तो आपको एक तो क्लाइंट मिल जाता है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ये सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तो जिनके पास वो सर्टिफिकेशन नहीं है तो वो तो ज़ाहिर है नहीं उसको सर्व कर सकते। तो जिनके पास वो सर्टिफिकेट है फिर उसके को मल्टीपल क्लाइंट्स मिल जाएंगे। यानी यहाँ पे हमने देखा है कि जिन लोगों ने ये सर्टिफिकेशंस करवाई हैं, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और पैसे खर्च किए हैं, वो 24 आवर फैक्ट्री चल रही हैं और उनके पास जो है ना काम ख़त्म ही नहीं होता, और यानी कि थोड़े अरसे में उन्होंने अपने वीएन की बेसिस पर जो है ना और ये कंप्लायंस की बेसिस पर बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर की है। और अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे कराची हम जाते रहते हैं, वहाँ पर वो कहते हैं जी कि हमारे जो वीक में 2-3 ऑडिट होते रहते हैं और उधर 22-22 हज़ार बंदा एक-एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, और वो जो हम सर्टिफिकेशन या स्टैंडर्ड सोचते हैं ना, वो सारी चीज़ें उन्होंने ली हुई हैं। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लोगों का वो वीएन नहीं बन पाता, वो अप्रोच नहीं बन पाती। वो कहते हैं जी नहीं अभी करते हैं, करते-करते जो है ना वो फिर काफ़ी लेट हो जाता है। तो और ज़ाहिर है बिज़नेस है, इस पे इन्वेस्ट करना, रिक्वायरमेंट पूरी करना जो है वो ज़रूरी है, और जितना आप अर्ली कर लेंगे उतना बेनिफिट होगा, जितना आप लेट होंगे उतना ज़ाहिर है आप वो बेनिफिट एंजॉय नहीं कर सकेंगे। कि अभी अगर कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट है कि जी ये हमें ऐसा सप्लायर चाहिए जो कि इन चीज़ों पे कंप्लाई करता हो, तो वो तो कई लोगों से पूछ रहा होगा। तो अगर आपने पहले कर लिया तो इस तरह के कई कस्टमर आपके साथ जो है एंगेज हो जाएंगे, और फिर जो है वो आप दूसरे लोगों से जो है ना वो आगे निकल जाएंगे। तो इसमें कि ये ज़रूरी है कि आप ये बजट रखें इसके लिए, जिस तरह आपने जो है ना वो मार्केटिंग का बजट रखा हुआ है या फैक्ट्री बनाने का बजट रखा हुआ है। अब काम देखें, अगर तो जो है कंप्लायंस नहीं है तो काम आ नहीं सकता, और अगर कंप्लायंस है तो फिर जो है ना वो ज़ाहिर है काम आएगा, फैक्ट्री भी चलेगी, आगे आपका जो मार्केटिंग वाला सिलसिला है वो भी आगे चलता चलता जाएगा। अदरवाइज आप मार्केटिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं तो उसके साथ जो है जब आपकी क्लोजर का टाइम आता है, जब ऑर्डर मिलने का टाइम आता है, तो वो कहते हैं ये चीज़ें हमें चाहिए, तो पता चलता है उनमें से कोई चीज़ भी नहीं है आपके पास, तो फिर आप जो है ना वो बिल्कुल नज़दीक पहुंचे हुए जो है ना वो पीछे हो जाते हैं। कई दफ़ा आप किसी एग्जीबिशन पे जाते हैं तो एग्जीबिशन में आप रियलाइज करते हैं कि जी ये रिक्वायरमेंट्स थी और इन्हें पूरा होना चाहिए था, लेकिन वो रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी नहीं की हुई, तो वो फिर एग्जीबिशन का जो कॉस्ट है, फिर आप ये इधर कॉस्ट हैं, तो वो आपको बेनिफिट नहीं देती। तो अहम चीज़ ये है कि आप इसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितने आप दूसरे सेक्शंस को दे रहे हैं। आप जितना प्रोडक्शन को दे रहे हैं या मार्केटिंग को दे रहे हैं, तो इसको भी इतना ही जो है ना वो इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। या जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं कंप्लायंस में, वहाँ पर मैंने देखा है कि उन्होंने अपने कंप्लायंस के डिपार्टमेंट में 8-8 10-10 लोग रखे हुए हैं। लेकिन आम अगर एवरेज हम बात करें किसी छोटे यूनिट की, तो उनके पास जो है वो कंप्लायंस का एक भी बंदा नहीं है, वो बल्कि जो ऑलरेडी लोग हैं उन्हीं को वो यूज़ करते हैं, और वो ज़ाहिर है फिर अगर कोई अपना जो है वो काम यानी कि अगर कोई बंदा मल्टीपल काम उसे आप दे देते हैं तो वो फिर उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसी तरह एक दफ़ा फॉरेन से जो है वो ट्रेनर आए हुए थे, तो उन्होंने ना एक कहा कि जी आप दायरा बना लें, ठीक है, 4 लोग 5 लोग थे, उनका दायरा बन गया। उन्होंने एक बार जो है ना वो निकाला अपनी पॉकेट से, वो फेंकना शुरू कर दिया, तो उन्होंने सब ने बड़ा ईजिली वो इस तरह रोटेट होता जाता था हर एक, हाँ, तो वो जो है सारे ईजिली कैच करते जाते, अगले बंदे को देते जाते थे। फिर उसने दूसरा बॉल निकाला, तो उसने दोनों बॉल रोटेट करना शुरू कर दिए, तो जो जो कैचिंग का रेशियो थी वो कम होती गई। फिर उसने तीसरा निकाला, तो वो कैच यानी ड्रॉप होते गए बहुत ज़्यादा। फिर उसने चौथा निकाला, तो उसने एंड पे ये कंक्लूड किया कि आप अगर एक बंदे को ज़्यादा काम देंगे तो फिर ड्रॉपेज या रिजेक्शन का रेट भी बढ़ता जाएगा। तो हमारा अनफॉर्चुनेटली जो कल्चर है वो ये, हम ये समझते हैं कि एक बंदा है उसको काम देते जाओ देते जाओ देते जाओ, लेकिन वो फिर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो आपने इस चीज़ को रियलाइज़ करना है
कि ये जो कंप्लायंस है ये अहम है और इसके लिए लोग भी चाहिए और लोग अभी ज़ाहिर है अगर आप लोग ट्रेंड हो जाते हैं तो आप फैक्ट्रीज में फिट हो सकते हैं। तो लोग कहाँ से आएंगे? ट्रेनिंग्स के थ्रू ही आएंगे ना। तो अगर वो ट्रेनिंग के मैकेनिज्म से गुजरेंगे लोग तो वो फिर ज़ाहिर है इस चीज़ को सीख लेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो है ना, अगर सियालकोट की हम बात करें तो ट्रेनिंग का बजट बहुत कम है। ट्रेनिंग्स के ऊपर लोग फोकस ही नहीं करते। लेकिन लाहौर कराची में आप देखें कि जो भी उनके ट्रेनिंग सेशंस वगैरह हो रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन होती है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई इनिशिएटिव लेता है, कोई ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च भी करता है, लेकिन उसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। उसकी वजह से हम डे बाई डे पीछे जाते जा रहे हैं। यानी सियालकोट जो है वो लूज़ कर रहा है अपनी जो थी ना पोजीशन, वो लूज़ कर रहा है। तो उसकी रीज़न ये है कि अब कंपटीशन बहुत टफ है। तो हमें ये सारी चीज़ों को समझना है और इन सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना है, तब भी हम जो है वो अपनी जो पोजीशन है वो मेंटेन रख सकेंगे। तो ये कंप्लायंस आपके लिए ज़रूरी है। यह लेदर के लिए सर आप जो है ना वो एक तो ISO 9000 बेसिक है, फिर ISO 14000 है और उसमें जो है वो SADEX, ये 3 जो है ना ज़्यादा रिक्वायर्ड है। जी 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 हाँ, उसमें ये है कि जो जिस टेनिस से आप परचेज करते हैं तो उसके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो अभी अभी जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे लग रहा है, एक टेनिस जोन बन रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा, हाँ जी वो संभड़ाल ना, अब काफ़ी ज़्यादा टेनिस जो है ना वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी और वो टेनिस के लिए वो सर्टिफिकेट लेना ईजी हो जाएगा। तो आप अगर आपका अपना टेनिस का सेटअप नहीं है तो आप जिस टेनिस से ले रहे हैं आप जो है ना वो उसको उसके पास उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और भी बड़े रैपिडली जो है ना इंक्रीज होगी। तो अगर आप की टैंडी अपनी नहीं है, जिस टैंडी से आप लेना तो उसके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए और ताकि जो है वो फिर आप बता सकें जी कि यहाँ से हमने जो है ना ये चीज़ ली है। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल नहीं है। अभी जो हमने बनाया है जैसे ये रिसर्च में फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो पाकिस्तान का है और वो ये मुझे मौका मिला है कि मैं उसका एज ए चेयरमैन हूँ टेक्निकल कमेटी का और अभी हमने उसकी सर्टिफिकेशन की है, वो है डॉक्टर फ्रिक्स। डॉक्टर फ्रिक्स को जो है ना पहला क्लाइंट है हमारा। अभी ये जो है वो आपकी जो यूनिवर्सिटी बनती है ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी, उसको सर्टिफाइड करने जा रहे हैं। तो वो पाकिस्तान की अपनी है, PS5549 उसका नंबर है स्टैंडर्ड का और रिसर्च में फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना वो स्टैंडर्ड है। तो उस पर यानी फर्स्ट जो है ना वो सर्टिफिकेशन हमने की है ये डॉक्टर फ्रिक्स की। तो अब फ्यूचर में और भी हैं पाइपलाइन में लोग आएंगे, तो इसको जो है ना वो आप इसको भी देखिएगा। तो आप ये 50,000 जो है ना एक छोटी फैक्ट्री के लिए 50,000 तक जो है पर सर्टिफिकेट जो है ना, तो ये इसके हैं। लेकिन अगर आप इनके बगैर चलना चाहिए तो अब नहीं, मुश्किल है। नंबर मैं लिख देता हूँ सर। हाँ ये आपको शेयर कर देंगे सर, शेयर कर दें। इसके अलावा ये हमारा एक मैगजीन भी है, ये भी मैं सर को कॉपी दे जाऊँगा। तो इसमें हम लोग पाकिस्तान में रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में हम यानी बिला सोचे समझे कोई भी फैसला ना करें। हर एक फैसला करने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च कर लें। और दुनिया बहुत आगे जा रही है, लेकिन हम लोग शायद जो है ना वो उस तरह से चीज़ों को परसीव नहीं कर रहे। तो जो है वो पॉलिसी मेकिंग में या अपनी डे बाय डे जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हम अमूमन जो है ना लोगों को देखकर जो है ना वो कर रहे होते हैं जी बाहर वाले लोग क्या कर रहे हैं या जो बंदा सक्सेसफुल है उस वो कैसे कर रहा है। तो हमें अपनी जो है ना वो रिसर्च के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए कि फैक्ट फाइंडिंग करें और वो फैक्ट फाइंडिंग जो है जो रिसर्च है वो सिर्फ लिमिटेड ना हो बल्कि उसको मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा बनाएं, आपके जो डिसीजंस हैं उनका वो पार्ट बने। तो इस पे भी हम लोग एफर्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें जो है वॉलंटियर्स हमें लोग मिलें जो लोग इस चीज़ को प्रमोट कर सकें और इसमें हमारे साथ मिलजुल के काम करें।
तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हों तो आप जो है वो बिज़नेस के अलावा इस तरह की एक्टिविटीज़ का भी पार्ट बने, क्योंकि ये देखें ना कंट्री हमारा है और हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों के बारे में केयरिंग नहीं है। जैसे मसलन अगर हम बाहर निकलें तो सफाई का अगर हम सिस्टम देखें तो वो हम बहुत बुरा है ना, लेकिन ये है कि उसमें अगर हम कुछ रोल प्ले कर सकते हैं तो हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों के ऊपर रिसर्च हो सकती है। या अभी पिछले दिनों हम बात कर रहे थे ये फूड हम वेस्ट कर देते हैं कि जो खाना ज़ाया हो जाता है, तो वो हम कैसे बचा सकते हैं। या जैसे भी मैंने आपको वियतनाम की एग्जांपल दी है कि आते सार ही हम लाइट ऑन करते हैं, तो उसको कैसे सेव कर सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है, इसमें इंडिविजुअल का रोल है। हम जब बात करते हैं तो हम हर एक चीज़ जो है ना वो गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, तो हमने क्या किया। हाँ जी, यूज़ हो रहा है। तो ऐसे चीज़ों को हाँ, सेव हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है इसमें यानी इंडिविजुअल का रोल है और आप चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन ये है कि इसके लिए थोड़ा-सा कोई प्लेटफ़ॉर्म होना, उसके ऊपर डिबेट होना जो है ना वो ज़रूरी है। तो जब तक हम जो है ना इन चीज़ों पे सोचेंगे नहीं, रुक के इनके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, तो तब तक जो है वो हमारा जो लेवल ऑफ सक्सेस है वो अचीव नहीं हो सकेगा। तो इसमें आप लोगों का रोल है, ये आपका पाकिस्तान है और जो है वो फ्यूचर में इंशाल्लाह आप लोग को होंगे, तो आप अगर इसकी बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। ठीक है, अपना बिज़नेस तो ठीक है ही है, लेकिन बिज़नेस ने भी तो इसी कम्युनिटी में रहना है। आपका वास्ता तो इन्हीं लोगों से पड़ना है। यही रोड्स होनी है, यही सारे मामला तो होने हैं। तो इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा-सा हम चाहते हैं कि ऐसे वॉलंटियर कुछ जो लोग इस पे काम करना चाहते हैं वो भी हमें जॉइन कर सकते हैं और इस पे मिल-जुल के जो है ना वो फिर काम हम करना चाहेंगे। तो इस पे हमने स्टैंडर्ड भी बना दिया फिर बाकायदा, ताकि और ये पाकिस्तान का पहला मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है जो हमने बनाया। अदरवाइज मोस्टली हम जो है बाहर वाले स्टैंडर्ड ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये चलने अल्लाह ताला ने मौका दिया और हमने एक अच्छे टॉपिक के ऊपर अच्छा, और जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी मैंने पास में बात की है वो सारे इस स्टैंडर्ड से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि कोई भी आपने अगर स्टैंडर्ड करना है तो वो इन्हीं चीज़ों की बात करता है कि वो या एनवायरनमेंट की बात करता है या वो सोशल की बात करता है या वो इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें इसी स्टैंडर्ड में जो है वो एड्रेस हुई हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में अच्छा बिज़नेस करेंगे, अच्छे शहरी बनेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे जो हमारे एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएँ। शुक्रिया। थैंक यू। रज़ा साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उन्होंने आपसे शेयर की और उम्मीद है आप इनको आगे फॉलो करेंगे। और ये एक बड़ी ब्राइट फील्ड है सर्टिफिकेशन वाली, जैसे कि वो उन्होंने काफ़ी वजाहत दी है। मतलब आप अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पोर्शन में आ जाए तो एक एक फील्ड की आगे बहुत ज़्यादा डिमेंशन है। जैसे कार्गो फील्ड है, जिस तरह ये सर्टिफिकेशन फील्ड है, बैंकिंग फील्ड आ जाती है, प्रोडक्शन है, डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप दिल लगा के मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए सब बेहतर करेगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू राजी, थैंक यू सर। ये खोल रही है।